8 to 9 ईयर्स और उनको भी ऐसा बोला जाता है कि भाई इसको ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं करवाना। पेरेंट्स स्ट्रिक्टली आके बोलते हैं इसको इतनी ट्रेनिंग नहीं करवानी, भाई खेलो जाके खेलो, सिर्फ अपनी मर्जी है, घर जाके पढ़ाई भी तो करनी है। कि क्यों मेडल की ज़रूरत है मेडल की ज़रूरत ही क्या है, ऐसा कमेंट किया था इन्होंने। आप नहीं खेल रहे हो तो आपके पीछे 10 लोग और खड़े हैं। कोचिंग इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा स्कैम। आप अभी तक लोग बोल रहे हैं कि मतलब अभी ये मुझे पता है कि कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग भाई बहुत ज़्यादा मुझे भी बोलेंगे कि ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ें बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आई नो ये वीडियो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाली है, बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाने वाले हैं इस वीडियो से, और ये चीज़ें बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे थंबनेल में आपने चीज़ देख ली होगी कि डार्क साइड ऑफ इंडियन बैडमिंटन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो किसी भी स्पोर्ट्स का या फिर तैयारी, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी जगह पे जा रहे हो आप, उसके बेसिक्स क्या होते हैं? यस, आपके पेरेंट्स। आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, कौन आपको सिखा रहा है? जब आप 3-4 ईयर्स के हो रहे हो, जब आप कोई ना कोई चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट आप कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो तो कौन होते हैं? फर्स्ट होते हैं फादर्स एंड योर मदर, मतलब आपके पेरेंट्स होते हैं। सो मैं ये चीज़ सबसे पहले क्यों ला रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं खुद प्लेयर रह चुका हूँ एंड खुद एक कोच भी रह चुका हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो पेरेंट्स होते हैं और अलग अलग लोगों को देख रखा है, तो मुझे उनका माइंडसेट पता है, वो लोग क्या के बात करते हैं और सब कुछ। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला माइंडसेट, जब बच्चे इंडिया में स्पोर्ट्स जो सीखना शुरू करते हैं वो है एज 8 to 9 ईयर्स। एवरेज मैं जो बताता हूँ, जो मुझे आसपास आते हैं 8 to 9 ईयर्स, और उनको भी ऐसा बोला जाता है कि भाई इसको ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं करवाना। पेरेंट्स स्ट्रिक्टली आके बोलते हैं इसको इतनी ट्रेनिंग नहीं करवानी है, भाई इसको घर जाके पढ़ाई भी करनी होती है, ये करनी होती है, बस स्ट्रिक्टली होता है। जब मैं एज ए कोच था तो ये चीज़ें आती थी। देन यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो चाइना सबसे बड़ा जो हम कंपेटिटर हम ले सकते हैं कि जैसे 135 मिलियन हमारे हो चुके हैं अपनी पॉपुलेशन, तो उसके आसपास वही है। वो लोग अभी सेकंड जा चुके हैं, हम फर्स्ट जा चुके हैं। वहाँ पे स्पोर्ट्स एज एन बोला जाता है कि 3 to 4 या फिर 5 ईयर्स के आसपास सारे स्पोर्ट्स होते हैं। उसमें से जो भी इंटरेस्ट लग रहा है बच्चे को वो करना ज़रूरी होता है, सिखाना शुरू कर दिया जाता है पढ़ाई के साथ साथ। देखो, किसी को आगे जाके एस्ट्रोनॉट पढ़ना है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट करनी है, कोई भी है तो येस ऑफकोर्स वो ज़रूरी है, वो आगे जाके वो करेगा, बट स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। स्पोर्ट्स हमें 2 चीज़ों में हेल्प करता है। पहला, मेंटल स्ट्रेंथ तो होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी। जब आप 40, 45, 50 के आसपास चले जाते हो, आपकी बॉडी, नी स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें कम होनी शुरू ऑफ कोर्स हो जाती है। वहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो जितना जल्दी अर्ली एज में आप शुरू करोगे वो हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, अर्ली एजेस में शुरू करने का मतलब ये है कि आप स्पोर्ट्स पे एक्सपोजर बहुत जल्दी लेके आ रहे हो। आप एग्जांपल ले लो, जेवलिन थ्रो ले लो या फिर वेट लिफ्टिंग ले लो, कुछ भी ले लो। आपको 4 to 5 ईयर्स में कोई भी बच्चा है जिसको इंटरेस्ट आ रहा है कि यार बैडमिंटन जैसे हम एग्जांपल ले, तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो 4 to 5 ईयर्स की एज में वो वहाँ जाके प्रैक्टिस कर रहा है, शटल को टच कर रहा है यहाँ पे। जबकि एवरेज जो मैं एज देखता हूँ 9-10 के आसपास, तो बच्चे के हाथ में रैकेट दिया जाता है। वो भी ऐसा है कि भाई खेलो जाके खेलो, सिर्फ अपनी मर्जी है, घर जाके पढ़ाई भी तो करनी है, वो भी तो करना है। ये चीज़ें मैं बेस लेवल पे बता रहा हूँ, मैं वो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो भाई बहुत बड़ी एकेडमीज़ में खेलते हैं, उनका मम्मी पापा को पहले से ही पता होता कि क्या करना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली जो कॉमन लोग की बात हो रही है वो ये है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो सबसे बेस्ट है उनसे, मतलब जो लोग अच्छी खासे जो बोलते हैं ना कि प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं उनसे। आप अभी जाके मेडल्स देखो, कितने मेडल्स लेके आए। और सबसे बड़ी एक चीज़ है, मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट या कुछ लगा दूंगा आपको तो ताकि आइडिया आ जाए। एक पर्सन ने कमेंट किया था कि क्यों मेडल की ज़रूरत है मेडल की ज़रूरत ही क्या है, ऐसा कमेंट किया था इन्होंने। तो मैं ऑफकोर्स उनकी आइडेंटिटी नहीं बताऊँगा, बट इसका जवाब एक सिंपल एंड ईजी बता दूँगा। आपने कभी रोनाल्डो को सुना है? वो क्या मेडल के लिए खेलते हो ऐसा लगता है आपको? उनको कहीं पे किसी ने क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, यस, कि आपको कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला सब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट मुझे जब तक वो क्लिप याद है ये थी। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या लाइफ में वो आगे बढ़े नहीं है? वो कहीं पे नहीं पहुँचे हैं? तो यही चीज़ है, वो गरीबी से, वो भी रोनाल्डो भी तो ऊपर आए हैं। तो ये चीज़ नहीं हो सकती क्या? सबसे बेस्ट से ही हम हमेशा कंपेयर करना चाहिए। क्यों हमेशा हम एक एवरेज से कंपेरिजन करते हैं? आप ये पूरे वीडियो को एक रेंट ले सकते हो, आप रियलिटी ले सकते हो, जो बेस लेवल पे चल रही है वो ले सकते हो। आप जो कोर लेवल पे देखते हो ना, मतलब सबसे ऊपर
वाली लेवल पे देखते हो, जैसे जहाँ पे पीवी सिंधु मैम है, देन साइना मैम है, ये सारे लोग जहाँ पे खेलते हैं, जैसे सैन लक्ष्य, ये लोग खेलते हैं, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। बेस जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बारे में कोई बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भाई क्रिकेट नहीं है। ऑफकोर्स मैं क्रिकेट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भाई क्रिकेट का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ भाई, बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं क्रिकेट, बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बचपन में पूरा मैंने यही खेला है। बट मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से एक वहाँ पे प्लेयर को देखा जाता है ना कि यार ये प्लेयर ठीक नहीं है, ये है, ऐसा वैसा है, कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आपके पीछे 10 लोग और खड़े हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो कोई 4th या 5th नंबर पे खेलने आ रहा है कोई प्लेयर, अगर आपको क्रिकेट ऑफ कोर्स इंडिया में हो तो पता ही होगा, 4th या 5th पे खेलने आ रहा है कोई बैटिंग करने पे, अगर वो 2-3 मैचेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, पीछे उसके 10 लोग खड़े हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, समझ रहे हो, सिर्फ रिप्लेस करने के लिए। सो क्या ये सेम चीज़ बैडमिंटन में नहीं होती है? आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होती? ऑफकोर्स होती है, इतने ज़्यादा टैलेंट्स हैं। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने बेस लेवल जो पेरेंट्स है वहाँ से की थी। तो हमारा माइंडसेट पहले तो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आपको कितने लगते होंगे, मैं एक कोचिंग कितने 70-80 बच्चों को एक साथ संभालता था, तो मुझे पता है वहाँ पे बेसिक जो बोलते हैं ना, बिगिनर बच्चों से लेके एडवांस सारे लोग आते हैं। आपको कितने बच्चे लगते हैं कि वो बिगिनर में आते होंगे और कौन सी एज एवरेज होगी? एवरेज एज 9 to 10 ईयर्स थी। और मुझे मैं फिर से एक और बार चीज़ रिपीट कर दूं, उनके मम्मी पापा पेरेंट्स उनमें से आके क्लियर होता था कि इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करवाना है। मतलब एक लिमिट होता है कि थकने नहीं चाहिए हमारे बच्चे, मतलब थकने इन द सेंस कि आप करवाओ, उसको सिर्फ पकड़ना, रैकेट पकड़ना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, दैट्स इट, बस इतनी चीज़ें बोलते थे। वो इतना हो गया, ठीक है, हमें पढ़ाई करनी है घर जाके, वो अलग चीज़ है। पढ़ाई सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि एक फोर्स ये चीज़ होती है। येस ऑफकोर्स, अगर आपके बच्चे को या फिर बेटी है जो भी, उसको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, पढ़ाओ, कौन मना कर रहा है, बट उसे स्पोर्ट्स में भी तो बताओ, एक्सपोजर वो भी तो दो। दिन के 1 या 2 घंटे आप उस चीज़ में भी तो दे सकते हो। अगर बच्चे को नहीं करना है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कुछ और करवा सकते हो, आप चेस खिलवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, बट एटलीस्ट एक्सपोजर तो दो। तो ये बेस लेवल पे हो गया। हम चलेंगे अभी नेक्स्ट जहाँ पे, तो सेकंड आता है कोचिंग इंडस्ट्री। इंडिया में बैडमिंटन की जो मेन कोचिंग इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा स्कैम। आप अभी तक लोग बोल रहे हैं कि, मतलब अभी ये मुझे पता है कि कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग भाई बहुत ज़्यादा मुझे भी बोलेंगे कि ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ें बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 1-2 चीज़ें जो मुझे हर्ट कर गई है वो ये है कि इंडिया अभी तक 3 या 4 मेडल्स ही ओलंपिक्स में ले आया है। पिछली बार ऐसा होता था कि कोई ना कोई अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ प्लेयर्स जीत के आए थे या फिर उतना ज़्यादा कंपैरिजन्स या फिर कुछ नहीं होते थे। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे बन रहे हैं कि क्यों ओलंपिक्स में हमें मेडल्स नहीं मिल रहे, ये नहीं है, वो नहीं है। बट वो लोग एथलीट्स नहीं हैं, वो लोग ऑफकोर्स अच्छे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, वो लोग खुद एथलीट्स नहीं है कि उन्हें बेस लेवल की गलतियाँ पता हो कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है, कौन सी चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ें मुझे लगा कि मुझे बाहर लानी चाहिए। और येस, जो बैडमिंटन में इस बार कोई भी मेडल नहीं आया, वो चीज़ मुझे भी हर्ट करी है। एज एन इंडियन फैन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करी है। तो कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में शुरुआत की जाए तो पहली चीज़ जो होती है कि स्पोर्ट्स जो बैडमिंटन का है सबसे बड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप समझ लो एक शूज़ लेने जाओ तो 2500-2000 के आसपास आते हैं, उससे सस्ते लोगे। ऑफकोर्स आपके लेग में इंजरी हो सकती है, रबर स्पोर्ट्स ऑफकोर्स रबर के सोल्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सेकंड चीज़, कोई भी एक कॉमन मिडल या फिर ऐसे खेलने वाला होता है, जो भी पेरेंट्स है वो नहीं ऑफकोर्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। मैं खुद कोच रह चुका हूँ तो मुझे पता है, पेरेंट्स आके बोलते थे कि सर ये नहीं हो पाएगा, रैकेट ये बच्चों वाला ये चलेगा, ये वाला, मुझे पता है ये सारी चीज़ें रीजंस होती है। बट जो प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज मतलब जो खर्च सकते हैं इतने पैसे या फिर कुछ भी है, वो लोग भी ये चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेते। मैं अभी ये चीज़ क्लियर बता दूँ, वो पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं कि ठीक ही है, इतना ही तो है। और इसके अपोजिट एक और टाइप के लोग हैं जो भाई जिनके पास एक ब्रांड ले लो, मैं ब्रांड का नाम ले लूँगा, उसकी पूरी किट होगी, उसके पास टी शर्ट्स होंगे, रैकेट होगा, सब कुछ होगा, बट वो सिर्फ शो ऑफ है, कुछ नहीं करना चाहता है या फिर चाहती है, जो भी आप है जेंडर के रिलेटेड आप लेना हो ले सकते हो, बट वो कुछ नहीं करना चाहती। उसके पेरेंट्स बोलेंगे ये तो सिर्फ भाई खेलने आ रहा है, उसकी मर्जी है, वो जाके उसका जो करना है, फुल्ली अथॉरिटी ये होती है। ये 2 टाइप के लोग होते हैं। थर्ड आते हैं कोचेज़। देखो कोचेज़ मैं मानता हूँ कोई भी स्पोर्ट है उसमें सबसे बड़ा जो बोलता है ना रोल, वो कोचेज़ पे निभाते हैं। कोचेज़ को पहले दिन से आइडिया होता है, पहले दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर आइडिया आ जाता है कि कौन सा प्लेयर आगे जाके बड़ा होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये देखो चीज़ मैं पर्सनली जो मेरे अंदर से रियलिटी वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको देख के ही आइडिया आ जाता है भाई ये डेडिकेशन दे रहा है, ये कर रहा है, ये आगे जाने वाला है, आप कितना भी रोक लो वो बंदा ऊपर जाएगा ही। तो कोचेज़ को आइडिया होता है, बट
स्टिल वो उसको नहीं बताते हैं। ये चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। आपको कहीं पे लग रहा है, देखो कोचेज़ अगर देख रहे हैं तो भाई ट्रिगर्ड हो जाए तो कोई इश्यू मुझे नहीं है इस चीज़ में। कोई प्लेयर ट्रिगर्ड हो जाते हैं उनके कोचेज़ को देख के, मुझे उससे भी इशू नहीं है, बट इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो आगे भी यही चीज़ें रिपीट मोड में होती रहने वाली है। बात ना करने से चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है, तो बात करनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ है एक। दैन कोचेज़ अब अगर उनको पता चल गया कि ये आगे जाने वाला है, पर होता क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूँ, मैं कोई एक प्राइवेट, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एक प्राइवेट कोचिंग है, वहाँ पे जाके करवा रहा हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं वो अमाउंट पे मुझे लग रहा है कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं, सबको सिखाना है और मुझे जो अमाउंट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोचेस उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं उतने कम पैसे में। वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक ही है यार, आप इतने ही कम पैसे दे रहे हो तो हम इतने ज़्यादा को फोकस कैसे ही करें। बेसिक्स वो छोड़ देते हैं कि ठीक है मैं सिखा ही रहा हूँ, वहाँ तक ही होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ की कल्दी होती है। जो मैं स्कैम की बात कर रहा था वो सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे ये है कि जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स वो लोग पे ही नहीं करते हैं। देखो एक चीज़ होती है कि आपको भी कोई जॉब पे अप्लाई करो तो आपको पहले ही पता होता है, सैलरी लिखी होती है वहाँ पे कि 20-25 है, तो आप पहले ही अप्लाई करते हो कि भाई नहीं मुझे नहीं जाना है, 20-25 इतने कम में कौन जाता है। स्पोर्ट्स में अगर आप एक कोच बन रहे हो, आपकी ना बराबर की सैलरी होती है, आपको 3-3 4-4 शिफ्ट्स करनी पड़ती है, 2-2 8-8 9-9 घंटे की। तो उसके बाद अगर आप 9-9 घंटे की करोगे तब आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसे आएंगे, तब आप घर संभाल पाओगे। तो मैं कोचेज़ को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करता हूँ, और कोचेज़ का दूसरा साइड हम आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं उनको भी पहचानना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि यार हम इतने पैसे कमा ही रहे हैं। तो भाई जो कोचेज़ हैं, अच्छे कोचेज़ को, कोचेज़ दो टाइप के होते हैं। देखो एक सर्टिफाइड जिनके पास वो होता है ना, सर्टिफिकेट होता है पूरा लिखा हुआ कि देखो मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, देखो। दूसरे होते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस पूरी लाइफ का लिया होता है, जिनको पता होता है कि भाई ये करो जीत जाओगे। उनके पास भले ही सर्टिफिकेट ना हो बट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेट वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे भी होते हैं। सो ये बात हो गई ओनर्स की, और वो चीज़ क्या गलती करते हैं। सेकेंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोचेज़ जिनको पैसे बहुत बढ़िया मिलते हैं, कि कोई अच्छी खासी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे उसको पैसे मिल रहे हैं उनको, बट जब उनके प्लेयर्स होते हैं ना, उन पे वो उस लेवल का ध्यान ही नहीं देते हैं। देखो मिल रहा है मुझे, ऊपर से आ रहा है पैसे, कोई इश्यू नहीं है मुझे। जो भाई बच्चे और उनके माँ बाप को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भी ये बोलता हूँ इतना सीख ले, इतना ये उतना वो है। टूर्नामेंट आ गई, खेल लिया, जीता हारा कोई फ़र्क नहीं होता है। ऐसे कोचेज़ देखो मैं सच बता रहा हूँ ये होते हैं। देन एक और टाइप के कोचेज़ जो जिनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पार्शियल कोचेज़। देखो मैं मेरा एग्जांपल अगर दूं तो मैं जब स्टेट खेलने गया था तो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। जो मेरे सामने जो मेरा बच्चा खेल रहा था, ऑफकोर्स मैं नाम किसी चीज़ का पर्सन या किसी का नहीं लेने वाला हूँ, वो बंदा और जो अंपायर थे उनका भाई वो हो रखा था, भाई बीच में कुछ बात हो रखी थी। ये चीज़ वो क्या था क्या नहीं वो मुझे याद नहीं उतनी चीज़ें, बट ये चीज़ मुझे पता है कि उन दोनों के बीच में उतने मैं वो कुछ भी मार रहा है, वो इतना आउट भी मार रहा है, अंपायर इन दिया जा रहा है, मैं कोर्ट के भाई परफेक्ट लाइन पे मार रहा हूँ, वो बोल रहा है आउट, ये है वो है, कुछ ना कुछ करके वो परेशानी करने की कोशिश कर रहे थे। देन मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि भाई ये सेटिंग या फिर कुछ भी है। मैंने कोर्ट के बीच में मारना शुरू किया, देन मैं मैच जीता, वो सब चीज़ें साइड में हो गई। देन मुझे कोई फ्रेंड्स के थ्रू और अलग अलग लोगों के थ्रू पता चला कि उनके जो कोच है उनका और अंपायर के बीच में बात हो रखी थी, पहले से वो लोग जानते थे, तो ये फेवरिज्म यहाँ पर चलता था। तो ये चीज़ मैंने एक बार नोटिस की। देन जब मैंने बहुत 2-3 और जगह पर देखी ये चीज़ें और नोटिस की, जब मैं स्टेट के बाहर और लोगों को देखने गया मैंने ये चीज़ और नोटिस की। तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोच अगर किसी को जानते हैं या फिर कुछ है, ये चीज़ें चलती है। अगर आप प्लेयर हो तो आपके भी आसपास ये चीज़ें आपने देखी होगी कि आपके कोचेज़ या फिर दूसरे की, जैसे मैं किसी एक एकेडमी ए में कहाँ खेलता हूँ तो एकेडमी बी वाले की कहीं पे कनेक्शंस है, तो वो जब मेरे सामने मैच आएगी तो ये पार्शलिटी होगी ही होगी। ये चीज़ अगर आपके पास हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बता सकते हो। ये चीज़ मेरे साथ हुई है और मैंने तो भाई बहुत आगे अलग अलग लेवल पर भी ये चीज़ें देख रखी है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो एक बेटर प्लेयर होता है वो निकल के नहीं आ पाता है। देखो एक चीज़ होती है ना कि कोई एक बढ़िया प्लेयर को कब निकाल के आप ला सकते हो, जब उसके पास बहुत ज़्यादा, ऑफकोर्स भाई स्ट्रगल और सारी चीज़ें मेहनत सारे लोग करते ही हैं ये बेसिक चीज़ों में, बट
कौन आगे निकलता है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचेस बोल रहे हैं या फिर एथलीट्स बोल रहे हैं, समझ आ रहा है, मैंने इवन फाइट्स भी देख रखी है, क्लियर अंपायर और ये लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये आउट है, क्यों नहीं दे रहा है भाई तू। वो बंदा जो वहाँ पे खेल रहा होता है सामने, जो दूसरा प्लेयर होता है, वो बोलता है उनका और उनका कुछ होता है। वो समझ रहे हो आप जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बता सकते हो, आपके भी इंसिडेंट्स बता सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। एक बेटर प्लेयर होता है, फॉर एन एग्जांपल कोई भी प्लेयर ए का नाम ले लो, उसके साथ जब ऐसी पार्शलिटी होती है, ऐसी चीज़ें होती है, वो ये चीज़ सोचता है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, मैं आगे तो नहीं बढ़ने वाला, यहाँ से मेंटली गिर जाते हैं। कोई अच्छे प्लेयर्स इसी वजह से ऊपर नहीं आ पाते हैं। दैन थर्ड थिंग, अच्छे प्लेयर्स नेशनल्स या फिर ये अच्छे प्लेयर गेम प्ले तक पहुँच भी जाते हैं, बट वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ प्ले करती है वो फिर से होती है पॉलिटिक्स। येस, फेवरेटिज़म वहाँ पर भी चलता है। आपने कभी कभी ये चीज़ नोटिस की होगी, राइट, कि उसके रैंकिंग भी नहीं है। जैसे ड्रॉज होते हैं तो टॉप 8 लोग या 16 के सीड्स होते हैं या फिर 32 के भी सीड्स होते हैं, बट आपने कभी नोटिस की होगी कि ये बंदे को कभी देखा भी नहीं, इसको सीड कहाँ से मिल गई है। या फिर आपको कभी ना ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देख रखी है। तो आपने ये चीज़ें बेसिक नोटिस की होगी, तो क्या लगता है आपको कहाँ से होती होगी? येस, पीछे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा वर्क करती है। किसी एक एकेडमी जो जानते हैं, ऊपर वाले लोगों को जानते हैं, ये पॉलिटिक्स हमेशा होती है और यही चीज़ इंडिया को हर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। मैं बाकी स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकता अभी, बट जो मेन चीज़ बैडमिंटन इसमें हर्ट कर रही है, अच्छे प्लेयर्स ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। देन फाइनली थर्ड एंड लास्ट थिंग, और एक दो चीज़ें और भी है बट उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देन एक और चीज़ है जो है स्पॉन्सरशिप। देखो यार, स्पॉन्सरशिप आप जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देते हैं कि क्रिकेटर्स होते हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें एज अ बिज़नेस चलती है। जैसे बहुत लोगों ने अभी ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए कि यार क्यों भाई ये लोग जो ओलंपिक एथलीट्स हैं या फिर कोई है, अभी जो मनु भाकर जी जीते थे, उनका नाम है, तो वो जीती थी, तो उन्होंने 2-3 जो कंपनीज़ हैं उन पर केस कर दिया क्योंकि उन्होंने ऐसे ही उनका नाम यूज़ कर दिया था, उनको स्पॉन्सर भी नहीं किया था, फिर भी यूज़ किया। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। स्पॉन्सरशिप की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैडमिंटन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। महीने में 2 से 3 स्ट्रिंग टूटी, मतलब आपके 2,000-3,000 रुपये आराम से चले गए। उसको लगाने के, रैकेट नया लाना है, दैन बहुत ज़्यादा पैसे इसमें होते हैं। तो आपको शूज़ को ध्यान रखना होता है। दैन शटल सबसे महंगी चीज़ होती है। देखो फैदर के शटल से अगर आप, ऑफकोर्स आपको स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, फैदर पे ही होगा। स्पॉन्सर्ड के बिना ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। तो क्या एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। जब स्टेट लेवल पे टॉप 5 टॉप 3 आ रहे हो तब कोई पहचानता है, और वो भी कहाँ तक की मैंने स्पॉन्सरशिप देख रखी है पता है कि आपकी ये टूर्नामेंट आपको स्पॉन्सर कर देंगे या फिर आपको किट बैग ला के दे देंगे या तो आपको ये ला के दे देंगे। यार एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है ना, जो रील बना रहा है, फालतू की रील बना रहा है, फिर कुछ भी कर रहा है, मीम बना रहा है, तो उनको भी इनसे 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। 10 टाइम्स, आप समझ रहे हो, 10 टाइम्स ज़्यादा। तो क्या एथलीट्स को भी ऐसे नाचना शुरू कर देना चाहिए रील के ऊपर आके? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज करनी ज़रूरी है। इस चीज़ में देखो, आपको भी पता है कि जो फंड आता है ऊपर से, पैसे जो ऑफकोर्स जो पैसे स्पोर्ट्स के लिए डालने चाहिए थे वो आते आते एक पर्सन के ऊपर अलॉट किए गए हैं। जैसे टॉप 15 या फिर कोई भी लोग हैं उनके लिए पैसे अलॉट किए गए स्पोर्ट्स के लिए, वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, ना बराबर आ जाते हैं। वो आपको पता है कितना करप्शन उस लेवल पे हो जाता है। कितने लोगों के आसपास आपको न देखोगे कि भाई गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज़्यादा ये कर दिया, वो कर दिया। ऑफ कोर्स जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर जीत के आते हैं तब तो आएगा ही। जैसे फॉर एन एग्जांपल पीवी सिंधु जी है, वो उन लोगों के स्पॉन्सर अलग है। ये भाई वो क्रीमी लेयर, सबसे ऊपर लेयर वाले प्लेयर्स हैं, टॉप सेलिब्रिटी प्लेयर्स हैं, उनको तो स्पॉन्सरशिप मिलने ही वाले हैं। बट जिनको भाई सपोर्ट चाहिए, जिनको ऊपर जाना है, उनका क्या? तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ हेल्प कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनी जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये अच्छा प्लेयर जा सकता है, बट प्राइवेट कंपनीज़ भी ऐसे प्लेयर्स को क्यों करेगी? देखो हमेशा कोई भी चीज़ बिजनेस पे चलती है। अगर आप मुझे, जैसे अभी मैंने रील्स की बात की, वो लोग उनको रील्स पे ऑफकोर्स व्यूज़ देते हैं, वो ज़्यादा ऑडियंस तक देते हैं, एंगेजमेंट देते हैं। 1 मिलियन या फिर 500 के या फिर इतने ज़्यादा फॉलोवर्स वाला कोई बंदा है, उसको अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर उसको बोल रहा है कि भाई ये हमारा प्रमोट कर दो, ये कर दो, तो कितनी बड़ी ऑडियंस के पास जाने वाला है। तो वो प्लेयर जब खेल रहा है तो प्लेयर के पास तो ऑडियंस ही नहीं है। 1000, 2000, 10,000 के आसपास मैंने देखे हैं सब्सक्राइबर जो फॉलोवर्स होते हैं, तो उनको भाई क्यों ही आएगी? तो ये बिज़नेस मॉडल भी है यहाँ पे। तो क्या प्लेयर को ये सब नाचना गाना, ये सब चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए?
नहीं। बट जो चीज़ प्लेयर्स कर सकते हैं वो है ऐसी कंपनीज़ को रीच आउट करना। उनको बोल सकते हैं कि यार ये मैं आपको दे सकता हूँ, आप टी शर्ट पे बता सकता हूँ, कुछ भी रीच आउट कर सकते हो। एज आप बिगिनर प्लेयर हो या फिर कुछ भी हो, बिगिनर आपने कुछ अचीव किया है, कुछ टूर्नामेंट्स जीते हैं, कुछ भी है, लेके जाओ, स्पॉन्सरशिप लो, आप ये चीज़ें नया लेके आ सकते हो चेंजेस। दैन फाइनल पॉइंट बात करते हैं। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं मेरे पास, बात करने बैठे तो भाई पूरा दिन निकल जाए। बट फाइनल पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस मैं क्लियरली करना चाहता हूँ वो है कि इंडिया में माइंडसेट ही नहीं है विनिंग वाला। देखो बहुत ज़्यादा लोगों को बुरा लगेगा ये वाली चीज़ की यार मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ यार, ऐसा क्या होता है। तो मैं जब मेरे ब्रेक डाउन वीडियोज़ बनाता हूँ या फिर मैं कुछ वीडियोज़ डालता हूँ जिसके अंदर मैं और रेलीज़ को ब्रेक डाउन करता हूँ कि देखो यार ये यहाँ पे गलत हो रहा है, यार ये चीज़ कर रहा है, ये बैटर कर रहा है, ये अटैक प्लेयर है, ये ऐसा है। मैं जब ब्रेक डाउन्स करता हूँ तो भाई ऑफकोर्स मुझे ये चीज़ समझ आती है, तभी मैं एक चीज़ ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि कौन सी रेली कहाँ पर आ रही है, ये सब कुछ। तो उसमें भी कमेंट बॉक्स में जो लोग होते हैं ना, वो लोग अप्रिसिएशन ना के बराबर होती है। ऑफकोर्स दूर तो बहुत कुछ लोग हैं जो अच्छे खासे हैं जिनको बैडमिंटन नॉलेज लेना है, वो ऑफकोर्स ये चीज़ में अप्लाई करते हैं कि वो लोग खुद जाके, मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स ने डाल रखा है कि सर ये चीज़ देख के मैंने सीखा, ये सब सारी चीज़ें की मैंने, तो वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। बट स्टिल देयर इज़ एन चंक ऑफ प्लेयर्स जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप मतलब वो लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो उनको जो आता है, उनके कोचेस जो सिखा रहा है वो ही बेटर है। आप कभी विक्टर एक्स, जैसे आप मेन सिंगल्स खेलते हो तो आप कभी विक्टर एक्सेल्सन की गेम प्ले से कुछ सीखे हो या फिर आप देखना चाहते हो, आप ये माइंडसेट ही नहीं है आपके पास कि मुझे टोटली आगे जाके जीतना है, ये फिर करना है, तो कैसे पहुंच पाओगे, कैसे चीज़ें होगी। आपका माइंडसेट ही नहीं है कि यार मुझे टॉप के साथ कंपेयर करना है। जब इंडिया में हम लोग एक 16th रैंक प्लेयर या फिर 12th रैंक प्लेयर को हरा देते हैं एक बार, तो भाई हर जगह पे सेलिब्रेशन होता है कि भाई आज इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। आप कभी भी उस पर्सन से क्यों कंपेयर नहीं कर सकते जो विक्टर एक्सेल्सन जैसा है, जो गिंटिंग जैसा है, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, कुनलावत विटिट्सन है, ऐसे प्लेयर्स के साथ हम कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते। मैं हमेशा उन प्लेयर्स के कंपैरिजन में चीज़ें बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार एटलीस्ट 8th रैंक तो हमारी आ गई है, एटलीस्ट 9th रैंक तो आ गई है। सो आप 9th रैंक को भाई टॉप बोलते हो। आप 9th रैंक जब आप एक टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हो वहाँ पे भी नॉकआउट होके बाहर आ जा रहे हो एक 28th रैंक 30th रैंक प्लेयर के सामने, तो आपका माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ बोलती है। आपको कोई एक टूर्नामेंट तो जीत जाते हो, बट कंसिस्टेंटली आपको अगर 2 या 3 टूर्नामेंट में सेम परफॉर्मेंस देनी हो, आप नहीं दे पाते हो। आप पूरी टूर्नामेंट इतना बढ़िया गेम प्ले दिखा देते हो, बट जब आपके सेमीज़ और फाइनल्स आते हैं मेन जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, वहाँ पे आप मतलब बोलते हैं ना कि ख़त्म है आपका गेम, चोक कर जाते हो। जैसे आप एग्जांपल के लिए लो आन सेंग, आप पूरी टूर्नामेंट देखो वो सेम गेम प्ले, परफेक्शन वाली गेम प्ले के साथ खेलते हैं। और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों यार आन सेंग का ही नाम लेते हो, तो आन सेंग, विक्टर एक्सेल्सन, ली चोंगवी, लिंडन, भाई ये नहीं बनना क्या आपको? अभी भी 9th रैंक 10th रैंक 11th रैंक प्लेयर ही बन के रहना है पूरी ज़िंदगी? तो ये चीज़ तो होने नहीं वाली। ये सारे लोग टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 के आसपास आ चुके थे जब वो 18 या फिर 19 ईयर्स की एज के थे। ये चीज़ आप समझ लो, आप उनके पीछे जाके देख सकते हो उनकी पूरी हिस्ट्री और सब कुछ। 19-20 के आसपास तो वो लोग वर्ल्ड चैंपियंस बन चुके हैं, और हम लोग अभी भी भाई वो बोलते हैं ना कि एज को आगे खींचे जा रहे हैं कि यार ये हमारा ये है वो है, अब वो जीत ही नहीं पा रहे हैं भाई। तो इसका सॉल्यूशंस कहाँ है? कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो, कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती है? सबसे बड़ा सॉल्यूशंस, अगर आप पेरेंट्स ये चीज़ देख रहे हैं तो भाई ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स करवाओ उनको, बच्चों को। भाई वो अगर पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड है तो भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट आप करवा सकते हो। अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा है, क्रिकेट में इंटरेस्ट आ रहा है, बैडमिंटन, कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, करवाओ उसको यार, क्यों नहीं करवा सकते? 11th 12th फिर से हो सकती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक 40 ईयर्स में जाके, जैसे अभी आप पूरा का एक सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई इंडिया का टॉप रैंक प्लेयर ले लो जो अब अभी 40-50 ईयर एज का हो चुका है, वो क्या अभी जाके फिर से उसकी 12th क्लियर नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स वो कर सकता है, इतने ज़्यादा पैसे पड़े सब कुछ है, वो अपनी 12th फिर से क्लियर कर सकता है। बट अगर उनकी एज चली गई, ये मैं पर्सनल पूरा बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ कि मैं 21-22 की एज के आसपास मैंने बैडमिंटन शुरू किया था। मुझे कोई ये चीज़ बताने वाला नहीं था कि भाई ये मत कर भाई, तेरी एज जा चुकी है, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत लेट पता चली। तो पहली बात तो ये, अगर पेरेंट हो तो भाई समझाओ अपने बच्चों को, भाई कुछ भी अच्छी चीज़ों में डालो और समझ जाएंगे। पढ़ाई कर रहा है, ऑफकोर्स पढ़ाई में भेजो, कोई इशू नहीं है। दैन सेकेंड चीज़, अगर आपने डाला ही है, कोचेस देखो कोच कैसा सिखा रहा है।
इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही है, इम्प्रूवमेंट्स आ रही है 2-3 महीने में आ रही है, 3 महीने आ रही है, 4 महीने में इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए। ग्राफ हमेशा ऊपर मतलब थोड़े बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, कभी इंजरी आ गई, कभी आप बीमार हो गए, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सीखते रहने चाहिए, आपकी गेम ऊपर जानी चाहिए। कभी भी आपकी गेम फ्लैट जा रही है ना, कि आप फ्लैट का मेरा मतलब ये है कि किसी प्लेयर के साथ आपकी मैच हो रही है हफ्ते में एक बार, आप उस प्लेयर से हारते ही जा रहे हो 3-4 महीने तक, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि 1-2 पॉइंट्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, आप हारते ही जा रहे हो, देन आपको पता है कि आपके इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो टाइम टू चेंज द कोच। देखो कुछ चीज़ें होती है, कोचेज़ पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगर कोचेज़ ये चीज़ देख रहे हैं तो मुझे पता है कि ऑफ कोर्स पैसे नहीं मिलते हैं, इस चीज़ में पैसे नहीं है ज़्यादा, बट अगर आपको कोई एकेडमी ऐसी मिल रही है, अगर आपके पास प्रिविलेज है कि आपके पास बहुत बढ़िया एकेडमी है, प्लीज़ अच्छे प्लेयर्स निकाल के दो। पैसे कमाने के पीछे मत भागो। इंडिया देख लो कहाँ पे आ चुकी है। देखो सिंपल एक चीज़ मैं बताऊँ कि आपके 1 या 2 प्लेयर भी नेशनल्स क्लियर कर गए ना, सिर्फ 1 या 2 प्लेयर, तो सोचो आपकी खुद की एकेडमी में कितने प्लेयर्स आ सकते हैं। मैं जो कोर्ट के ओनर्स होते हैं, जो मतलब जो एकेडमी चलाते हैं, उनके ओनर से मैं क्लियर चीज़ बताना चाहता हूँ। आपकी जो एकेडमी है उससे 2 या 3 प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे जीत के आ गए, तो सोचो आपके वहाँ कितने बच्चे वहाँ पे सीखने आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये भी बिजनेस मॉडल आप इस तरीके का कर सकते हो। देन स्टूडेंट्स के लिए सिंपल एंड ईजी सॉल्यूशन, स्पॉन्सरशिप ढूंढो प्लीज़, कोई ऐसा ढूंढो। ऑफ कोर्स सबके पास, मम्मी पापा के पास पैसा है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ स्पॉन्सरशिप पर सारी चीज़ें, बट अगर आप मिडिल क्लास हो और आपके पास टैलेंट है, आप जाना चाहते हो आगे, आपके पास बहुत बढ़िया टैलेंट है, आप एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले इंसान को भी हरा देते हो, कुछ भी है, तो प्लीज़ स्पॉन्सर्स खुद भी ढूंढो। नहीं आते हैं, ये चीज़ का सॉल्यूशन इंडिया में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला आपको। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, एक टाइम पे आके आपके पेरेंट्स भी आपको बोल देंगे कि भाई प्लीज़ पैसे कमाओ, ये चीज़ में आपका कुछ भी नहीं होने वाला। दैन ये चीज़ हो गई। दैन अगर आपके सामने चीटिंग हो रही है, आपके अंपायर्स या फिर कोचेज या कोई भी आपके आसपास चीटिंग चल रही है, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अभी पूरा डिजिटल ज़माना चल रहा है, कहीं पे भी कैमराज लगा दो, आपकी मैचेस रिकॉर्ड करो, देखो ये चीज़ हो रही है, देखो वो चीज़ हो रही है। दैन सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी कोर्ट में अंपायर से झगड़ना नहीं है, कभी भी नहीं झगड़ना है। आप सीधे रेफरी से जाके बोल सकते हो कि मुझे रेफरी से बात करती है कि ये चीज़ें हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि रेफरी होता है वो न्यूट्रल होता है, वो कभी भी किसी की साइड नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है। ऑफ कोर्स कहीं पे आपके वहाँ या फिर कुछ भी हो, मैंने भी देख रखे हैं, बट स्टिल वो नहीं करते हैं। रेफरी होता है, वो जब आ जाए कोर्ट पे उसके बाद चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं, आप बात कर सकते हो ये चीज़ें। दैन ये चीज़ें सॉल्यूशंस हुई। दैन आपको कौन से प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, येस और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और ये बहुत मैंने सरफेस लेवल की बातें की हैं, इससे भी नीचे वाले बहुत लेवल की बातें हैं, वो आगे के वीडियोज़ में आएगी। मुझे पता है इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये चीज़ें अभी इम्पोर्टेंट वाली कर दी है। दैन आगे भी और ज़्यादा डिस्कशंस आएंगे। आपको क्या लगता है, आपके कौन सी चीज़ों में आप अटक रहे हो, आप प्लेयर हो या फिर पेरेंट हो या जो भी, आप चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके साथ कोई इंसिडेंट्स हुए हो, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स लगती है इंडियन बैडमिंटन में कि क्यों मेडल्स नहीं आ पा रहे हैं, क्यों जीत नहीं पा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है, आप चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड येस, ये वीडियो में पूरे कौन सी चीज़ें थी जिससे आप कनेक्ट कर पाए, कौन सी चीज़ें हैं जो आप चीज़ें चेंज करना चाहते हो, क्या है क्या नहीं। और जो मैं अभी एक और चीज़, जो लोग अभी ओलंपिक्स ख़त्म हुए तो जो टॉप प्लेयर्स हैं, पीवी सिंधु है, सैन लक्ष्य है, इन लोगों को भाई बोलते हैं ना कि बोल रहे हैं कि ये नहीं हो पाया, इनसे ये नहीं हो पाया। भाई साहब, जब साइना मैम गई, उन मतलब गई इन द सेंस कि उनका प्राइम ख़त्म हुआ, पीवी सिंधु ने पूरा बैडमिंटन संभाला है, समझ रहे हो, एक वुमेन सिंगल से। तो 2 टॉप प्लेयर्स, इनको भाई उनकी गेम प्ले के बारे में बोल सकते हो कि भाई गेम प्ले स्लो हो गई है, जैसे मैं बोलता भी हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में कि गेम प्ले स्लो हो गई है, ये है वो है, बट कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि अरे इनकी वजह से हारे, ये है वो है। वो उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा प्रूफ कर दिया है, उनको किसी को भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। दैन सैन लक्ष्य हमारा फ्यूचर स्टार है, बट अभी भी मैं एक और सिंपल क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि जैसे चाइना में जब चेन युफई हारती है तो हेबिंग जाओ है, हेबिंग जाओ हारेगी, देन उनके बाद भी 2-3 और प्लेयर्स हैं जो टॉप 20 रैंकिंग के अंदर है, समझ रहे हो, 4 रेडी है, समझ रहे हो। वुमेन सिंगल्स की बात करें तो इंडिया में पीवी सिंधु अगर हार गई, देन कौन है वुमेन सिंगल्स जो रेडी हुई है,
कोई भी नहीं। बहुत लोग बोलेंगे कि अनमोल खरब और वो सब कुछ है, वो जब तक प्रूव नहीं करती इंटरनेशनल लेवल पे आके, ऊबर कप में किया उन्होंने इंटरनेशनल पे, तब तक हम कैसे वो चीज़ बोल सकते हैं। और पीवी सिंधु और साइना मैम ने जो जिस लेवल पे उन्होंने भाई कर रखी है गेम, उस लेवल पे आना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बहुत उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में कर रखे हैं। तो कौन है जो 17 या फिर 16 या फिर 18 ईयर्स का है जो अभी प्रूव कर रहा है वुमेन सिंगल्स में? अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऑफकोर्स 1-2 साल में आ जाए तो मैं ऑफकोर्स फिर से वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ों में, बट वही ये सारे प्रॉब्लम्स जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल, चिराग एंड सात्विक। आपको पता है कि टॉप रैंक प्लेयर्स है, राइट? वो किसी को भी हरा सकते हैं। और ओलंपिक्स को साइड में छोड़ दो, ओलंपिक्स में ऑफकोर्स वो प्रेशर और वो सारी चीज़ें अलग होती है, बट वो टॉप रैंक प्लेयर्स हैं, टॉप 1-2 रैंक प्लेयर्स हैं। उनके बाद मेंस डबल्स कौन है हमारे पास? ऑफकोर्स आप बोलोगे कि बहुत सारे मेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स के नाम बोलोगे कि ये है, ये है, ये है, वो है। कितने आगे आ पा रहे हैं, कितने जीत पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे? राउंड ऑफ 32 के आप छोड़ो, क्वालिफिकेशन भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो, क्वालिफिकेशन भी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो वो चीज़ें भी तो तैयार करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स हमारी इंडियन अथॉरिटी जो बैडमिंटन की है वो इस चीज़ में कहाँ ध्यान दे रही है, क्या है वो मैं चीज़ ये नहीं बोल सकता। मैं मेरे पर्सनल व्यूज़ और यही चीज़ें बता सकता हूँ। दैन मिक्स डबल्स में तो हमारा कभी नाम ही नहीं रहा है। वुमेंस डबल्स में जॉली एंड पुलेला है, ऑफकोर्स उन्होंने बहुत अच्छा खासा लास्ट 6-7 महीने में दिखाया, बट अगर जॉली पुलेला के अलावा दिखाया जाए तो कौन है? आप एक सिंपल चीज़ समझो, कोई भी कंट्री है उससे, जैसे विक्टर एक्सेल्सन है। अब आप एक सिंपल चीज़ समझो, चाइना की जो पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन हमारी है, समझ रहे हो, इंडिया की। तो एटलीस्ट कितने सारे, चाइना अगर 10 प्लेयर्स ढूंढ रहा है तो हमारे भी एटलीस्ट 8-9 तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जो लाइनअप में होने चाहिए। लाइनअप में कोई है ही नहीं, आप समझ रहे हो। तो ये सिंपल चीज़ है। आप कहाँ पे कनेक्ट कर पाए, आप कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दैन नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड आएगा, बट बहुत बढ़िया, इससे भी बेटर होगा।